आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। प्रधानमंत्री यहां खड़े होते ही कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। अच्छा बोलने दो। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। राहुल के ये बयान आपको इसलिए सुनवाए, आप भी सोच रहे होंगे ये राहुल के साथ ही क्यों होता है। हम भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा राहुल के साथ ही क्यों होता है। आज का सवाल यही है कि आखिर क्यों, राहुल ही क्यों। तस्वीर दिखाइए। राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, कांग्रेस बिल्कुल हीरो बनाने की तैयारी में। राहुल का जो लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है इस बार कांग्रेस तय कर चुकी है कुछ भी हो जाए। राहुल गांधी को भी लग रहा है कुछ भी हो जाए प्रधानमंत्री तो बनी जाएंगे। ये तस्वीर देख रहे हैं। उसके बाद देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरें, अजहरुद्दीन, रिया सेन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है। पूरी तरह से तैयारी है राहुल का फलक बड़ा करने की, पूरी जद्दोजहद और कोशिश हो रही इन तस्वीरों से। एक और तस्वीर दिखाइए जरा, आगे दिखाऊंगा हुआ क्या। ये देखिए एक और तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल की गई। बारिश में राहुल गांधी खड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल साउथ इंडिया के हीरो, लेकिन एक खेल हो गया। राहुल के साथ खेल हो जाता है, कांग्रेस कितनी तैयारी क्यों ना कर ले। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। खेल ये हुआ कि एक प्रोग्राम में थे, राहुल ने कहा राष्ट्रगीत बजाइए, तो राष्ट्रगीत बजा नहीं, नेपाल का राष्ट्रगीत बजने लगा। फिर कहा राष्ट्रगीत बजाइए, तो राष्ट्रगीत नहीं बजा, राष्ट्रगान बजने लगा। फिर राष्ट्रगान खत्म हुआ तो फिर नेपाल का राष्ट्रगीत बजने लगा। ये सब आखिर राहुल के साथ ही क्यों होता है, बुनियादी सवाल है। जरा रिपोर्ट देखिए। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मैं पप्पू हूं, मैं पप्पू हूं। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। आखिर दुनिया जहान की गलतियां राहुल गांधी के साथ ही क्यों होती? राहुल खुद ये खेल कर बैठते हैं या उनके साथ ये खेल हो जाते हैं और राहुल जग हंसाई के पात्र बन जाते हैं। और इस बार राहुल से एक और खेल हो गया है। अब राष्ट्रगीत एक साथ सावधानों के साथ। राहुल बाबा दरअसल एक मंच पर मौजूद थे और मंच से उन्होंने भारत का राष्ट्रगीत बजाने को कहा और कांग्रेस के कार्यक्रम में बजने लगा नेपाल का राष्ट्रगीत, जिसमें गाया जा रहा था सयो थुंगा फूल का हामी आउटे माला नेपाल। राष्ट्रगीत करीब 20 सेकेंड नेपाली राष्ट्रगान सुनने के बाद राहुल को एहसास हुआ, इधर उधर गर्दन हिलाई तो उसे रोका गया और फिर से राष्ट्रगीत बजाने को कहा गया। लेकिन खेल वाकई राहुल का पीछा कहां छोड़ते हैं। इस बार भी राष्ट्रगीत नहीं बजा, राष्ट्रगीत की जगह राष्ट्रगान बजा दिया गया और राहुल और उनकी पूरी टीम पूरे 52 सेकेंड तक उसे सुनती रही और गाती रही। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय
बात यही खत्म नहीं हुई। राष्ट्रगान अभी कंप्लीट ही हुआ था कि फिर से नेपाली राष्ट्रगीत बजने लगा। आह्वान प्रचारित सुनितव पुनः। तब मंच पर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, किसी को कुछ समझ नहीं आया और अब यह वीडियो वायरल है। कांग्रेस राहुल को एक तरफ हीरो बनाने में, हीरो दिखाने में लगी है। अब राष्ट्रगीत एक साथ सावधानों के सावधान। राष्ट्रगीत शुरू कर। तुंग राष्ट्रगीत और ये खेल पीछे से आकर कांग्रेस का सारा प्लान चौपट कर देते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगण मन, न कांग्रेस को पता न राहुल गांधी को पता, और हर जगह इसी तरह से फजीयत हो जाती है, पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है। देखिए जरा हुआ क्या, आखिर ऐसा राहुल गांधी के साथ क्यों होता है। ये देखिए, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तस्वीरें आप देखते होंगे। ये यात्रा कर्नाटक से महाराष्ट्र पहुंची थी और महाराष्ट्र के वाशिम में एक कार्यक्रम था, और कार्यक्रम में जिसमें उन्हें राष्ट्रगीत के बाद भाषण भी देना था राहुल गांधी को। और हुआ दिलचस्प ये कि राहुल के इस कार्यक्रम में सब कुछ गोलमाल हो गया, क्योंकि राहुल ने कहा अब राष्ट्रगीत बजेगा, और बजने क्या लगा, नेपाल का राष्ट्रगीत बजने लगा वहां। फिर नेपाल के राष्ट्रगीत बजने लगा तो शुरू में तो किसी को कुछ समझ नहीं आया ये हुआ क्या, आधे लोग तो भाषा ही नहीं समझ पाए बज क्या रहा है। तब तक 15-20 सेकंड कांग्रेस सैल्यूट दे चुकी थी नेपाल के राष्ट्रगान पर ही। बाद में गलती का एहसास हुआ तो फौरन रोका गया। राहुल ने फिर से कहा कि राष्ट्रगीत बजाइए, लेकिन फिर राष्ट्रगान बजने लगा और यह सब चलता रहा। इस बार राहुल को कुछ समझ नहीं आया। हुआ यह कि इस दौरान केसी वेणुगोपाल, नाना पटोले भी वहां मौजूद थे और ये लोग भी राष्ट्रगीत की जगह राष्ट्रगान सुनते रहे, जिसके बाद राहुल का ये वीडियो वायरल है। अब जवाब देते नहीं बन रहा। बीजेपी ने इसे राहुल का नया कॉमेडी सर्कस बताया है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस के नेता राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क जानते भी हैं नहीं। बीजेपी को सुनिए, बीजेपी हमलावर है। इन लोगों से राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से कोई मतलब नहीं है। ये तो मन में भी कुछ दूसरा ही सोचते रहते हैं। ये कांग्रेस की संस्कृति है। इस नाते जो गाना बजा वो कांग्रेस की संस्कृति का परिचायक है। राहुल गांधी उसी परिचायक संस्कृति को लेकर के भारत यात्रा कर रहे हैं। और आइए अब मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल के इस हरकत पर लोग क्या लिख रहे हैं, वो देखिए जरा। सबसे पहले सोशल मीडिया पर हंगामा मचा है। अमर प्रसाद रेड्डी लिख रहे हैं, राहुल जी ये क्या है। नितेश राणे ने लिखा, राहुल का एक और कॉमेडी सर्कस आ गया। शिव शाह लिख रहे हैं, ये क्या नेपाली राष्ट्रगान सुन लिया। रमन सिंह ने लिखा, छोटी गलती है भाई माफ कर दो। आचार्य चाणक्य लिख रहे हैं, ये कहां का राष्ट्रगान है, चीन का। डॉक्टर अनमोल ने लिखा, चलो गलती सुधार तो लिया। सुमित टंडन लिख रहे हैं, भाई राष्ट्रगीत बोला था, राष्ट्रगान सुनाया। सुनील देवधर लिख रहे हैं, भारत जोड़ने वालों का राष्ट्रगीत। अनमोल पारकर लिख रहे हैं, भाई तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सुमित चौधरी ने लिखा, ये राहुल की गलती नहीं है, देश की गलती है दरअसल। तो इस तरह से सवाल उठ रहे हैं। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का तो पता नहीं, राष्ट्रवीरों का भी राहुल गांधी को सम्मान नहीं। ऐसे कैसे देश जुड़ गए। देख रहे हैं राहुल गांधी आज मीडिया के सामने आए सावरकर की चिट्ठी लेकर। राष्ट्रवादी वीर सावरकर की चिट्ठी लेकर आए और उनका अपमान किया राहुल गांधी ने। आइए अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, राहुल गांधी ने आखिर ध्यान भटकाने के लिए फिर से युवराज फंस गए ऐसी गलती की है। सावरकर पर हमला किया राहुल गांधी ने, और सावरकर पर हमले के बाद उद्धव ठाकरे भी राहुल के इस बयान पर उनके साथ खड़े नहीं होंगे। राष्ट्रगीत के बाद नया विवाद राहुल का। नया विवाद यह कि राहुल ने वीर सावरकर पर हमला बोला। इसमें उन्हें कहा, उन्हें अंग्रेजों की मदद करने वाला बताया। कहा सावरकर बीजेपी और आरएसएस के प्रतीक हैं। वीर सावरकर ने अंग्रेजों से दया मांगी थी, इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी जिसमें खुद को अंग्रेजों का आज्ञाकारी बताया था। 2-3 साल की जेल में ही चिट्ठी लिखने लगे थे।
इस तरह गांधी, नेहरू और पटेल से धोखा किया उन्होंने। वैसे राहुल ने यह बयान पहली बार नहीं दिया है, इससे पहले भी वो ऐसा बोल चुके हैं, और लेकिन इस बार हंगामा बड़ा हो गया है। राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं या फिर वीरों का अपमान करके देश तोड़ने की यात्रा पर है? राहुल को सुनिए और संबित पात्रा उस पर जवाब दे रहे हैं, दोनों को सुनिए। वीर सावरकर कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं, और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। चिट्ठियां लिखी और अंग्रेजों ने कहा आ जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो। सावरकर जी ने हाथ जोड़े, कहा हां जी मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर जी के लिए महाराष्ट्र में प्रयोग किए हैं, वो बहुत ही अशोभनीय है, अक्षम्य है। ये जहाँ तक वीर सावरकर जी का सवाल है, वो भारतवर्ष के स्वतंत्रता सेनानी और हम सबके दिल के निकट के व्यक्ति हैं। और खुद इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से महिमा मंडन करते हुए वीर सावरकर जी की स्तुति में चिट्ठी लिखी थी, वह भी आज भारत के आर्काइव में मौजूद है। कौन बड़ा नेता है, गांधी परिवार बताए। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में ही दक्षिण भारत में वीर सावरकर के पोस्टर लगे थे। ये देख रहे हैं आप, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर और वीर सावरकर का पोस्टर लगा हुआ है। अब राहुल की कथनी करनी में कितना फर्क है, सावरकर पर हमला कर रहे हैं, उनके भारत जोड़ो, यानी राजनेताओं के साथ क्या है कि जहां सहूलियत से यह लगे कि सावरकर को साथ मिलाकर कुछ फायदा होगा वहां जोड़ लो, जहां लगे कि सावरकर का विरोध करके, अपमान करके कुछ फायदा होगा वहां वो कर लो। इस स्ट्रैटेजी पर बढ़ते हैं, लेकिन सावरकर का परिवार इससे बहुत नाराज है। वीर सावरकर के जो पोते हैं रंजीत सावरकर, उन्हें सुनिए जरा। देखो, सावरकर जी को गाली देना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है, और वो इसलिए कर रहे हैं कि आज उनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है, और ये उनको लगता है कि सावरकर जी के ऊपर हम कीचड़ उछालेंगे तो उनको उसका फ़ायदा होगा, और इसी के लिए ऐसे काम करते रहते हैं। और आज भी उन्होंने जो कहा उन्होंने वो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने परसों की सभा में कहा कि सावरकर जी पेंशन लेते हैं ब्रिटिशों से, उनकी नौकरी करते हैं, और उनके आदेशों पर हिंदुस्तान के विरुद्ध काम करते हैं। ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास नहीं है। तो राष्ट्र गीत का अपमान, राष्ट्रवीर का अपमान और देश में सनातन धर्म का अपमान, यह मैं दिखाने जा रहा हूं। आस्था पर भी प्रहार कर रहे हैं। तस्वीर दिखाइए, राहुल के करीबी कमलनाथ को आप देख रहे हैं। कमलनाथ अपने बर्थडे पर मंदिर का केक काट रहे हैं, मंदिर बना है और मंदिर को काट रहे हैं। ये कांग्रेस में ही हो सकता है, ये कांग्रेस के ही नेता कर सकते हैं। कमलनाथ का जन्मदिन, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए। ये है पूरा केक, जय नायक माननीय कमलनाथ जी। ये केक मंदिर नुमा बनाया गया है और इस केक को काटा है उसके बाद कमलनाथ ने। यह है सनातन का अपमान। आइए अब मैं आपको दिखाने, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये जो देख रहे हैं, बाकायदा भव्य तरीके से जन्मदिन अभी होने वाला है, उससे पहले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। सवाल यह है कि बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक और छोटे नेता से वापस बड़े नेता तक सब हर चीज का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे जुड़ेगा भारत? भारत जुड़ेगा या भारत टूटेगा? ये देख रहे हैं आप, ये है वो केक। कमलनाथ ने ये कमाल कर दिया है, जैसे गुरु वैसा चेला। मंदिर जैसे केक से बर्थडे मनाया, ये केक काटा है। मंदिर पर हनुमान की तस्वीर भी लगी हुई थी, इसे काटा है कमलनाथ ने। सोचिए, फिर मंदिर नुमा केक को चाकू से काटा कमलनाथ ने। उसके बाद यहां तालियां बजी, पटाखे भी छोड़े गए, मिठाइयां भी बटी, कमलनाथ के लिए नारे भी लगाए गए, उन्हें गुलदस्ता और मिठाइयां भी भेंट की गई। यह जश्न मनाने का तरीका है। कौन हिंदू, कौन सनातनी मंदिर का केक बनाकर उसे काट सकता है? इस मौके पर समर्थकों ने भी खूब तारीफ की और तालियां बजाई। किसी ने उन्हें राजनीति का अनमोल हीरा बताया, ये अनमोल काम कर रहे थे वो, तो किसी ने हिंदुस्तान की सियासत का कोहिनूर भी कह दिया। दरअसल कमलनाथ का बर्थडे 18 नवंबर को है, लेकिन 15 नवंबर को ही बर्थडे मना लिया कमलनाथ ने। यह केक काटकर। इस बर्थडे का आयोजन छिंदवाड़ा में उनके घर पर हुआ था।
लेकिन जैसे ही केक कटा वीडियो वायरल हो गया और कांग्रेस बगले झांकने लगी। वीडियो वायरल होते ही बीजेपी ने हमला बोल दिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं के मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान। केक अलग था और मंदिर की प्रतिकृति जो थर्माकोल की बनी हुई है वो अलग थी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर राजनीति सोच रही है और हमें तो इस बात का पूरी जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया की मीटिंग में हमारी यात्रा और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी की छवि को खराब करने का निर्देश दिया है। मानसिक पतन की ओर भारतीय जनता पार्टी उसके नेता आ गए हैं। हम उससे जरा भी विचलित नहीं हैं। सनातन धर्म का अपमान किया है। अगर हृदय में श्रद्धा का भाव होता तो हनुमान जी की तस्वीर बना के कोई केक काटा जाता कि श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। अंदर भाव है ही नहीं, ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को बगला भक्ति कहते हैं। तो बगला भगत है, मन में है ही नहीं है। तो रहिए, इस तस्वीर के बाद मंदिर का केक काटने के बाद लोगों में गुस्सा है, प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट भी किया। हिंदूवादी संगठनों ने नारे भी लगाए कमलनाथ के खिलाफ और सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता कैसे हमला कर रहे हैं ये आपको बताता हूं और लोग क्या कह रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा हनुमान जी की तस्वीर लगाना फिर काटना ये हिंदुओं का अपमान है। जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्र, उन्होंने लिखा कमलनाथ का कृत्य गौरी और गजनवी जैसा है। विश्वास सारंग कह रहे हैं ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं ये अत्यंत निंदनीय है, कमलनाथ माफी मांगे। मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं बीजेपी नेता कांग्रेस धर्म का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए करती है। शहजाद ने कहा है हिंदू देवी देवताओं का अपमान कांग्रेस की पहचान है। अमित मालवीय ने कहा कमलनाथ ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है। अब जरा सुनिए। सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। ये उनकी याद दिला देता है। कांग्रेस के नेता और कमलनाथ भगवान से बड़ा अपने आप को मानने लगे। पहले तो आपत्तिजनक है कि मंदिर नुमा केक बनाना और उसको काटना, जिसकी राष्ट्रीय नेता ही इटली की संस्कृति में पड़ रही है, जो राम मंदिर का विरोध करती हैं, जो राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र करती है, उस पार्टी के कार्यकर्ता से, नेता से आप और अपेक्षा क्या कर सकते हैं। भगवान श्री हनुमान को केक पर डालना, मंदिर की आकृति का केक बनाना और फिर उसे काटना, ये क्या संदेश देता है? ये तो अब सोचिए ऐसे राहुल गांधी देश जोड़ेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब उस खबर की बात जिससे पूरा देश सन्न है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हलचल है इस खबर पर। आफताब की 25 गर्लफ्रेंड, बहुत बड़ा खुलासा, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि आफताब की एक दो नहीं 25 गर्लफ्रेंड थी, अकेले श्रद्धा नहीं। ये कैसे खुलासा हुआ ये आपको बताएंगे। पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर कैसे 25 गर्लफ्रेंड आफताब की थी, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाए और इसमें क्या इंफॉर्मेशन आगे है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए जरा, 25 गर्लफ्रेंड को तलाश रही है पुलिस, दिल्ली पुलिस खोज रही है। आफताब आपको बीच में नजर आ रहा है। आफताब दरअसल श्रद्धा को धोखा दे रहा था। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई लड़कियों के साथ आफताब के रिश्ते थे और बम्बल ऐप होता है, मोबाइल है, मोबाइल पे एक ऐप होता है, बम्बल ऐप से ये आफताब लड़कियों को निशाना बनाता था और अलग अलग लड़कियों से छिप कर मिलता था और उसके बाद एक साथ 20 से 25 लड़कियों के संपर्क में था, ऐसा पुलिस का कहना है। लड़कियों को अपने घर भी लाता था और श्रद्धा की गैर मौजूदगी में इन लड़कियों को घर बुलाया करता था। श्रद्धा को अफेयर की भनक तक नहीं लगी, लेकिन श्रद्धा को और आफताब की लड़ाई होती थी क्योंकि श्रद्धा को जानकारी मिल गई थी, ऐसा एहसास था कि ऐसा कुछ चल रहा है। अफेयर के कारण श्रद्धा ने आफताब से ब्रेकअप किया। आफताब ने श्रद्धा को फिर से मना लिया, इसके बावजूद दोनों फिर से साथ में रहने लगे, लेकिन आफताब की आदत उसके बावजूद सुधरी नहीं। हुआ यह कि पुलिस अब इस ऐप को, जिसे बम्बल ऐप कहते हैं, बम्बल ऐप के संपर्क में है, उससे जानकारी जुटा रही है। आफताब से जुड़ी जानकारी इस ऐप से मांगी गई है। बाकी गर्लफ्रेंड की जानकारी भी पुलिस मांगेगी।
आइए अब आपको बताते हैं ये बम्बल ऐप है क्या। बम्बल ऐप एक डेटिंग मोबाइल ऐप है। इस ऐप के जरिए लड़के लड़कियां दोस्त बनते हैं, दोस्त बनाते हैं। बम्बल ऐप का मुख्यालय अमेरिका में है। दो अनजान लोग इस ऐप के जरिए दोस्ती करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। इसी तरह से ये 25 गर्लफ्रेंड आफ्ताब ने बनाई थी। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ लोगों में बहुत गुस्सा है, क्योंकि ये अब केवल दिल्ली की खबर नहीं है, अब ये राष्ट्रीय खबर है। हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर यही बात हो रही है कि कितना बड़ा कातिल था, कितना खूंखार, कितना हैवान था जिसने इस बेरहमी से श्रद्धा की हत्या की। अगली तस्वीर दिखाइए। आज जो है इसकी पेशी थी, रिमांड खत्म हो रही थी। ये देखिए जरा, कोर्ट में वकील ही प्रदर्शन कर रहे थे, कोर्ट में वकील ही फांसी की मांग कर रहे थे, वकील ही आफ्ताब के खिलाफ खड़े हो गए थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर फांसी की मांग हो रही है कि आफ्ताब को फांसी दी जाए। अब जरा सुनिए कि लोग क्या मांग कर रहे हैं। देश आफ्ताब ने जिस तरह से, जिस निर्मम तरीके से श्रद्धा की हत्या की है, देश की आवाज क्या है वो सुनिए। उसके बाद आपको बताएंगे किस बेरहमी से आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा, नई जानकारी जो आई है। लेकिन पहले लोगों को सुनिए। इसको फांसी होनी चाहिए और पूरे देश के अंदर ये कोई पहली बेटी नहीं है। अभी कल लखनऊ में निधि गुप्ता की हत्या हुई है, उससे पहले निकिता तोमर की गोली मार के हत्या की गई है। कोई बेटी हमारी सूटकेस में मिलती है, कोई बेटी हमारी अलमारी में मिलती है, किसी को बाथरूम में मार दिया जाता है, किसी को छत से फेंक के मार दिया जाता है। ये मानसिकता है, ये जिहाद है। ये हम सरकार से आशा यही रखते हैं कि इस बार हिंदू बेटियों को न्याय जरूर मिले। जब तक इन्हें फांसी नहीं होगी, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार नहीं होगा, जब तक ये हिंदू बेटियों के साथ करते हैं तब तक हमें न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई विशेष कानून बनाए जिससे कि दहशत हो इस बात की कि ऐसा कदम कोई ना उठा पाए। श्रद्धा के हत्यारों को हमें ऐसी सजा चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, क्योंकि ये एक श्रद्धा के साथ नहीं हुआ, बहुत सारी श्रद्धाओं के साथ हुआ है। 35 टुकड़े का मतलब उसका डबल टुकड़े होने चाहिए। जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी फांसी होनी चाहिए। उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी हो उसको। ये रोष है, ये हिंदू समाज का रोष है। उसको क्या है कि उसको 20 चौराहे पे फांसी की सजा दी जाए, तो 20 चौराहे पे पब्लिक के सामने दी जाए, ताकि आगे से अगर किसी के मन में और मनसा ऐसी कोई बन रही होगी तो वो ये समझ जाए कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मांग क्या फांसी होनी चाहिए इसमें? पता चला फांसी होनी चाहिए उसको। फांसी होनी चाहिए। ऐसी क्यों मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या क्यों ऐसा चाहते हैं? ऐसा कोई होता है किसी भी लड़की को काट दो, फांसी होनी चाहिए उसको। यही है सर, फांसी देनी चाहिए उसको, 20 चौराहे पे देनी चाहिए, सबके सामने आना चाहिए, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस बेरहमी से, कितने क्रूर तरीके से श्रद्धा की हत्या की आफ्ताब ने। जो नई जानकारी निकलकर सामने आई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये घर आप देख रहे हैं, घर में क्या हुआ, पुलिस को कुछ और इंफॉर्मेशन मिली है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आफ्ताब ने घर के बिस्तर पर श्रद्धा को लिटाकर उसका गला दबाया और 10 घंटे में जो 35 टुकड़े किए, इसके लिए 10 घंटे का वक्त लगा उसे। 10 घंटे में श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर दिए। 1 घंटे तक शव के टुकड़ों को धोता रहा, जिस तरह आप देख रहे हैं। इसी तरह वॉशरूम में शावर ऑन करके शव के टुकड़ों को धोता रहा और काटता रहा। शव के टुकड़ों को पानी में खुला छोड़ दिया उसने, जिससे खून फर्श पर जमने ना पाए। 20,000 लीटर से ज्यादा पानी में धो दिया उसने। आफ्ताब के पानी का जो बिल है वो 300 रुपए आया है। दिल्ली में रहता है, दिल्ली में 20,000 लीटर पानी मुफ्त है, तो जो पानी इस्तेमाल किया 20,000 लीटर से ज्यादा, इसलिए बिल आया है। शव के टुकड़ों को धोकर उसने पॉलिथीन में रखा और फिर पॉलिथीन में रखने के बाद पैकेट जो है वो इस फ्रिज में रख दिए। फिर शव को धोते धोते आफ्ताब थक गया और इतना थक गया कि थके हुए आफ्ताब को भूख लगने लगी। और जब भूख लगी तो आफ्ताब ने ऑनलाइन खाना मंगवाया और ऑनलाइन खाना मंगवाने के बाद, काम खत्म होने के बाद बियर भी पी और वेब सीरीज देखकर आफ्ताब सो गया। सोचिए, ऐसा हत्यारा, ऐसा हैवान जिसको न डर न खौफ,
बेफिक्र होकर बियर भी पी रहा है और उसके बाद खाना भी मंगवा रहा है ऑनलाइन। बाद में आफ्ताब ने फोन भी बेच दिया और OLX पर यह फोन बेचा आफ्ताब ने। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं आफ्ताब जब घर पे हत्या के बाद जब खाना मंगवा रहा था, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है खाने का बिल, यह है खाने का बिल। 309 रुपए का बर्गर उसने मंगवाया, क्लासिक चिकन बर्गर। यह खाने का बिल है। 2 बर्गर इसने ऑर्डर किए, 309 के 618 रुपए के ये क्लासिक चिकन बर्गर। हत्या के बाद इसने ये बर्गर मंगवाया और खाया, ये उसकी रसीद है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद इसने वैक्यूम क्लीनर मंगवाया, ये आप देख रहे हैं। घर से बरामद हुआ वैक्यूम क्लीनर, जो निशान, जो खून के धब्बे थे जिन्हें इसे हटाना था, बहुत सी चीजें चिपक गई थी दीवार में, वो स्थिति थी, तब इसने ये वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया और इसे मंगवाया। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आफ्ताब ने श्रद्धा का चेहरा, उसका सिर, उसके साथ विभत्स और बर्बरता की है, वो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। सनकी आफ्ताब ने खुद इस बात को कबूला है। पहले श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए, फिर किचन की फ्रिज में शव रख दिया और श्रद्धा के सिर को अलग रख दिया। सोचिए, सिर जो था उसे काटकर अलग रखा था। उसे लग रहा था कि अगर पकड़ा जाऊंगा तो सिर से ही पकड़ा जाऊंगा। रोज सुबह श्रद्धा का सिर देखता था फ्रिज खोलकर, प्यार की यादें ताजा करता था और कटे सिर का मेकअप करता था। जो फ्रिज के अंदर रखा हुआ था, श्रद्धा के सिर से बातें करता था। यह जानकारी सूत्रों से मिल रही है। आफ्ताब गुस्सा भी जाहिर करता था और इतना ही नहीं, सिर को जोर से मारता भी था, थप्पड़ से मारता था। श्रद्धा की पहचान छिपाने की उसकी साजिश थी कि उसे नष्ट कर दे पूरी तरह से, जिससे पकड़ में ना आए। श्रद्धा के सिर को ठिकाने लगाने की उसने प्लानिंग की और आफ्ताब ने श्रद्धा के चेहरे को उसके बाद जलाया। श्रद्धा के चेहरे को सिगरेट से दागा, सिगरेट से जलाया। चेहरा जलाने के बाद सिर को ठिकाने लगाया आफ्ताब ने और पुलिस सिर की तलाश कर रही है आफ्ताब के कि सिर कहां है। सिर मिलते ही इस हत्या की पूरी गुत्थी सुलझ जाएगी। पुलिस श्रद्धा की हत्या भी साबित कर पाएगी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने श्रद्धा के दोस्त से बात की है। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में श्रद्धा का दोस्त यह बता रहा है कि श्रद्धा ने उसे कई बार बताया कि आफ्ताब बेरहमी से उसे पीटता था, मारता था। सुनिए जरा अर्नब गोस्वामी को। With everything that you're hearing right now, you really believe the story that this is done alone by Aftab, who was just watching Dexter, got so influenced by watching Dexter on OTT that he decided to kill his girlfriend. You buy this story? Not at all. It seems too far-fetched, and it seems that this is like, it's not a one-man job. It doesn't look like it is. However, I trust the process that will get followed during the judiciary and the case that is going to happen to see what the things come out. Anything more you can throw light on about Aftab or Shraddha, the relationship, and why you feel it could not be a one-person job? Yes. So the thing is that when we first got news that Aftab is being hostile towards Shraddha, that was the time when she had cigarette butt marks on her body, on her back. How do you know that? Was the first time. How do you know that? She came and how do you know that? one of our common friend. No, she told a common friend who was a female, and so she confided in her because the marks were a bit inside her body. Let me hear. Yeah. So she told her. Yeah. And once she showed her the marks, then this common friend told us that, this is getting out of hand. Aftab is really acting hostile, and you all should do something. You all should go talk to him, and that's what we did. We all went and we spoke to him, and you spoke to Aftab? No, as in the group spoke to Aftab. How? And physically or on a video call or physically, what? Physically, we reached there physically to his You place. reached where? One minute. This case is opening at up. Aftab's place. You went to Aftab's place. Right. And once we were there, we told him that in Bombay, Delhi, Vasai. Okay, you went there. Vasai, yes. He was living with her. No, he was in a different place. This was where they were living together in Naigaon over there.
So no, but they were together, and how many of you went to meet him? What happened? Tell us everything about the interaction. So once we were there, we told him that this is you're acting too hostile with Shraddha, and either leave her or just let her be, because this is not the way things are supposed to be, and stop bothering her, or we will tell the cops, because we had people in the police and we decided that we would do that. But then Shraddha insisted to not do that, as he was threatening her that if anything happens to me of that sort, if your friends try to act too smart with me, and then I will suicide and I will blame you and your family for it. So she got too scared. तो आप सुन रहे थे जो खुद अपने जुबान से श्रद्धा का दोस्त बता रहा है कि श्रद्धा के शरीर पर सिगरेट के निशान थे। आफताब ने उसके शरीर को सिगरेट से दागा था। अब लेकिन सच सामने आएगा, नार्को टेस्ट की तैयारी है। पुलिस को नार्को टेस्ट की परमिशन मिल गई है। आफताब क्या झूठ बोल रहा है, क्या छिपा रहा है, सच क्या है, वो सब सामने आ जाएगा नार्को टेस्ट के जरिए। देखिए नार्को टेस्ट में होगा क्या। साकेत कोर्ट ने अब नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। नार्को टेस्ट होगा, झूठ छिपेगा नहीं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दरअसल अर्जी लगाई थी। आफताब पर सहयोग ना करने का आरोप लगाया था कि यह सहयोग नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है, छिपा रहा है, हिंदी में बात नहीं कर रहा, अंग्रेजी में जवाब दे रहा है। जांच को भटकाने का भी आरोप लगाया गया इसके ऊपर। मोबाइल की जानकारी छिपा रहा है। श्रद्धा का मोबाइल फेंक चुका है, अपना मोबाइल बेच चुका है। हत्या में इस्तेमाल आरी भी जानकारी छिपाई है कि आलाए कत्ल कहां है, जिससे हत्या की वो आरी कहां है। अब नार्को टेस्ट में राज उगलेगा। होगा क्या? फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मनोवैज्ञानिक वहां मौजूद रहेंगे। खास दवाएं दी जाएंगी आफताब को। उन दवाओं को देने के बाद आफताब बेहोशी की स्थिति में होगा नार्को टेस्ट के दौरान, और ऐसी हालत में उसे सवाल पूछे जाएंगे। शुरू में कुछ आसान सवाल और धीरे धीरे सवाल उससे वो पूछे जाएंगे जो पुलिस जिनके जवाब चाहती है। नार्को टेस्ट को कबूलनामा लेकिन कोर्ट में नहीं माना जाता है, कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। पुलिस इसे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, और अगर अपराधी कुछ छिपा रहा है तो उसे पता करने के लिए नार्को टेस्ट करती है। कुछ और क्लू मिले, कुछ और लिंक्स मिले। आफताब की पुलिस कस्टडी 5 दिन बढ़ा दी गई है। पुलिस आफताब को हिमाचल लेकर जाएगी और दिल्ली के जंगलों में भी ले जाएगी पुलिस। आफताब से सीन को रिक्रिएट किया जाएगा कि जो वो बोल रहा है उसने उसे कैसे किया है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, लेकिन एक देश में एक अलग ही नैरेटिव चल रहा है। पूरा देश सवाल कर रहा है कि आफताब ने जो हैवानियत की है, जो जल्लाद चेहरा उसका नजर आया है, उस पर लोग बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मौलाना है तौकीर रजा, वो दूसरी बात कर रहे हैं। सुनिए जरा उन्हें। लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादी के कोई भी किसी के भी साथ रह सकता है। इसी वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं। इस लिव इन, मैं कहता हूं हिंदू लड़की हो या मुसलमान लड़की हो, वो किसी के भी साथ अपनी मर्जी से बालिग है तो हमारे घर के सामने रहना शुरू कर दे, हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरी बेटी अगर ऐसा करती है मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? किसी हिंदू की बेटी अगर ऐसा करती है वो कैसे बर्दाश्त करेगा? और आइए अब मैं आपको बताता हूं, तौकीर रजा ने इस शख्स के ना हैवान चेहरे, इसकी बर्बरता पर बोला आफताब के। वो लिव इन रिलेशनशिप पर बात करें तो तौकीर रजा जैसों के लिए मैं बता दूं कि लिव इन रिलेशनशिप पर कोर्ट क्या कहता है। श्रद्धा आफताब खुद एक लिव इन रिलेशनशिप में थे, मतलब आपसी सहमति से दोनों साथ रह रहे थे। इसमें लड़का लड़की पति पत्नी की तरह रहते हैं, और लेकिन दोनों शादी के बंधन में नहीं बंधे होते हैं। दोनों पार्टनर का बालिग और अविवाहित होना जरूरी है। भारत में इस संबंध को कानूनी मान्यता मिली हुई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए कानूनी दर्जा मिला है। संसद ने अब तक इस पर कोई कानून नहीं बनाया है। कुछ दिन साथ रहने वाले इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी लड़का लड़की दोनों की होती है। घरेलू हिंसा होने पर केस बाकायदा दर्ज होता है और इसे पुलिस भी और अदालतें भी पति पत्नी के रिश्ते की तरह लेती हैं। लेकिन तौकीर रजा ने आफताब पर एक शब्द नहीं बोला। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और जिनपिंग की गुंडागर्दी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जिनपिंग को आप देख रहे हैं, जिनपिंग धमकी भी देते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं और दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने धमका रहे हैं। देखिए कनाडा के प्रधानमंत्री को बड़ी सभा में धमका रहे हैं। बड़ी सभा में कैसे धमका रहे हैं, जरा रिपोर्ट देखिए।
दुनिया जिनपिंग की गुंडागर्दी देखकर हैरान रह गई। दुनिया के बड़े बड़े देशों के बीच जिनपिंग कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को धमका रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से इन तस्वीरों को। जिनपिंग पूछ रहे हैं ट्रूडो से कि मेरी बात तुमने कैसे लीक कर दी। And that's not how the way the conversation was conducted. And that's not how the way the conversation was conducted. And that's not how the way the conversation was conducted. कनाडा के प्रधानमंत्री जिनपिंग से आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन जिनपिंग का रुख और गुस्सा उनके चेहरे पर दिख रहा है। जिनपिंग कनाडा के प्रधानमंत्री से मिले तो किसी सड़क छाप गुंडे की तरह लड़ने लगे। जिनपिंग ने कहा, हमारे बीच जो बातचीत हुई उसे अखबार में लीक करना सही नहीं। And that's not how the way the conversation was conducted. And that's not how the way the conversation was conducted. इस दौरान चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की बॉडी लैंग्वेज बेहद खराब थी। कनाडा के पीएम ने जिनपिंग को जवाब दिया कि कनाडा में हम एक स्वतंत्र और खुले संवाद में विश्वास रखते हैं। If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is. If there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is. लेकिन तानाशाह जिनपिंग को खुले संवाद और लोकतंत्र से क्या मतलब? गुस्से से लाल जिनपिंग जाते जाते बोल गए, आगे से अब जब भी बात होगी शर्तों के साथ ही होगी। Let's create the conditions first. Let's create the conditions first. Let's create the conditions first. मुंह लाल करते हुए कनाडा के पीएम से बेमन से जिनपिंग हाथ मिलाकर चले गए। अब देखिए जिनपिंग का ये चेहरा आपने सार्वजनिक मंच पर पहली बार देखा होगा कि धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। हुआ क्या देखिए जरा। हुआ ये कुछ इस तरह से मिले इस अंदाज में। G20 समिट के बाद ट्रूडो जो है कनाडा के पीएम ये जा रहे थे, उनके सामने फौरन आकर जिनपिंग खड़े हो गए और सामने आने के बाद शी जिनपिंग ने ट्रूडो से हाथ मिलाया, ट्रूडो ने उनसे हाथ मिलाया और बातचीत के दौरान जिनपिंग उखड़े उखड़े नजर आए। चेहरे से आपको पता चल रहा होगा। दोनों की बातचीत मीडिया में दरअसल लीक हो गई थी और इसमें जिनपिंग बेहद नाराज दिखे। दोनों ने बातचीत की थी दरअसल पहले और वो बातचीत लीक हो गई। जिनपिंग का गुस्सा कैमरे में कैद हो गया। उसके बाद चीन की मंदारिन भाषा में जिनपिंग बात कर रहे थे ट्रूडो से। एक ट्रांसलेटर बीच में खड़ा था जो उसे अंग्रेजी में अनुवाद करके ट्रूडो को बता रहा था कि साहब क्या बोल रहे हैं। हमारी बात, जिनपिंग ने कहा, हमारी बात आखिर मीडिया में कैसे लीक हो जाती है? तो यह गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनपिंग ने कहा इस तरह तो बातचीत नहीं हो सकती है। जिनपिंग ने जुड़ा और आपको गंभीरता से पेश आना चाहिए ट्रूडो से सबके बीच में कह रहे हैं। ट्रूडो ने इसका जवाब बहुत सौम्य तरीके से दिया। उन्होंने कहा इशारों इशारों में कि हम स्वतंत्र देश हैं और खुले संवाद में विश्वास रखते हैं, हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। और भड़क गए जिनपिंग। कंस्ट्रक्टिव बातचीत होनी चाहिए, जिनपिंग ने कहा। कई बार कुछ मुद्दों पर विचार अलग अलग भी होते हैं और कनाडा में हम कुछ छिपाते नहीं है, ये ट्रूडो ने कहा। ट्रूडो की इस बात पर जिनपिंग भड़क गए। जिनपिंग ने कहा कि अब जब आपसे बात होगी तो शर्तों के साथ बात होगी, क्या बात करनी है। सोचिए जरा, ये बड़ी चीज है कि जिनपिंग ने जिस तरह से एक प्रधानमंत्री को, कनाडा के पीएम को बीच, मैं तो कहूंगा सरेराह रोक लिया। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट सिवात साहब जुड़ रहे हैं। सिवात साहब, ये जो नजरिया है, जो तरीका जिनपिंग का दिखा है, ये किसी सड़क छाप गुंडे की तरह दिख रहा है। ये सच्चाई है। शी जिनपिंग ने थर्ड टर्म अभी जीत ली है और ऐसे में इसकी जो आप देखें बॉडी लैंग्वेज काफ़ी असर्टिव और अग्रेसिव थी जब वो G20 की समिट अटेंड कर रहे थे इंडोनेशिया बाली में। और अब लगता है कि अगले 5 साल में वो काफ़ी असर्टिव नज़र आएंगे, स्पेशली ताइवान को लेके। हो सकता है ताइवान को वो ज़बरदस्ती हड़पने की कोशिश करें। भारत के साथ भी उनका रवैया काफ़ी अग्रेसिव रहेगा। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, भारत इसके लिए तैयार है। इसी प्रकार इंडो पैसिफिक में भी वो जो एक्सपेनिज्म का उनका नीति है, मुझे लगता है वो जारी रहेगी। और आइए, जिनपिंग ने जो हरकत की है उसके बाद देखिए बवाल मच गया। सोचिए, जिनपिंग डांट रहे थे
धमका रहे थे और पूरी दुनिया का मीडिया वहां देख रहा था। पूरी दुनिया ने जब अखबार छपे तो क्या लिखा, देखिए ये आप देख रहे हैं, जिनपिंग द विलन। सारे अखबार में आपको बता रहा हूं, जस्टिन ट्रूडो, जिनपिंग ट्रूडो झड़प की तस्वीरें वायरल हैं इस वक्त और दुनिया भर की मीडिया में ये हेडलाइंस बन गई। अखबार क्या छाप रहे हैं? अमेरिका का अखबार छाप रहा है, सही नहीं है, जिनपिंग ट्रूडो को फटकार लगाते कैमरे में कैद हुए। जिनपिंग, ब्रिटेन के अखबार ने छापा, जिनपिंग की धमकी भरी फटकार दुर्लभ और आश्चर्यजनक है। और फ्रांस के अखबार ने छापा, खबर लीक होने पर जिनपिंग का ट्रूडो को लेक्चर है ये। कनाडा ने छापा, जिनपिंग अनुशासनहीन असभ्य भाषा में उलझे नजर आए हैं। चीन ने छापा, विवाद के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने बाकायदा सफाई दी है। उनका कहना है चीन समान आधार पर बातचीत का समर्थन करता है। इसमें बातचीत कनाडा संबंधों को बेहतर करने के लिए कदम उठाएगा, यानी बॉल कनाडा के पाले में डाल दी गई है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर जब ये दोनों मिले थे। दरअसल ये तनाव बहुत पुराना है, ये देख रहे हैं आप, फुल स्क्रीन लीजिए। जिनपिंग और ट्रूडो जब मिले G20 की बैठक के दरमियान तो इन दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई। बहुत सी ऐसी बात हुई जो बाद में ट्रूडो ने अपनी मीडिया को बताया कि जिनपिंग से बात हुई है। जब मीडिया में चला तो जिनपिंग ने कहा ये तो बातचीत लीक कर दिया आपने। ट्रूडो ने कहा हमारे यहां लोकतंत्र है, हम कुछ छिपाते नहीं मीडिया से, इसलिए हमने बता दिया। लेकिन ये तनाव बहुत पुराना है। जिनपिंग ऐसा क्या कर रहे थे जो दोनों के बीच टेंशन आई है, ये आपको बताने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं जिनपिंग बायनोकुलर्स के साथ दूरबीन लिए हुए हैं। दरअसल 2018 से चीन कनाडा के रिश्तों में बहुत तनाव है। चीन की बदनाम हुआवे कंपनी है, उसके 2 अफसर गिरफ्तार किए गए कनाडा में। कनाडा ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था इन्हें और जवाब में चीन ने 2 कनाडाई नागरिक को गिरफ्तार किया और फर्जी आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। हुआवे कंपनी पर कई देशों ने जासूसी के आरोप लगाए। ट्रूडो ने कनाडा में चीनी हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई। कनाडा के चुनाव में दखलंदाजी का सीधा आरोप लगाया जिनपिंग पर। G20 बैठक में जिनपिंग के सामने ही सवाल उठा दिए थे उन्होंने। कनाडा ने एक बिजली कंपनी के कर्मचारी को पकड़ा जो चीन का जासूस निकला, बाद में पता चला। तो यह कर रहे थे जिनपिंग, ट्रेड सीक्रेट की चोरी कर चीन को भेजना चाहता था वो जासूस। कनाडा के इन आरोपों से जिनपिंग बौखलाए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह से घेर लिया। लेकिन ये पहली बार नहीं है। जिनपिंग क्या है, कितने बड़े तानाशाह, ये सीपीसी की बैठक में दिखाई दिया। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, हु जिनताओ पूर्व राष्ट्रपति को वहां मौजूद ऑफिसर्स ने खींच लिया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, आप देख रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति है। सीपीसी की बैठक हो रही थी चीन की, जिसमें जिनपिंग को राष्ट्रपति चुना जाना था। उसमें पूर्व राष्ट्रपति को ऑफिसर्स उठाकर खींच कर ले गए और पूर्व राष्ट्रपति जिनपिंग के पास रुके कि शायद जिनपिंग उनकी बात सुन ले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। जिनपिंग ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। ये सब कुछ हो रहा था जिनपिंग के सामने। तो ऐसे है जिनपिंग, ये बताना चाह रहा हूं आपको। लेकिन जिनपिंग को जवाब तो एक ही शख्स दे सकता है, वो कौन है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जिनपिंग को कौन आंख में आंख डालकर जवाब देता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग को उन्हीं की भाषा में जवाब देना बखूबी जानते हैं। यह तस्वीर मुलाकात की है, अगली तस्वीर दिखाइए। जब जवाब दिया तो वो गलवान था, जहां चीन पर 1.25 शेर नजर आए भारतीय फौज और चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए। आइए अब आपको बताता हूं कैसे भारत ही जिनपिंग को रास्ते पर ला सकता है और प्रधानमंत्री मोदी उसमें उन्हें कोई मात नहीं दे सकता। मोदी ने चीन को उसी के अंदाज में हमेशा जवाब दिया है, बेशक ट्रूडो ना दे पाए हो। गलवान झड़प के बाद पहली बार दोनों की मुलाकात हुई। डिनर के दौरान सामने दिखने पर हाथ भी मिलाया, लेकिन चीन के साथ द्विपक्षीय बातचीत नहीं की। प्रधानमंत्री सुनक से मिले, बाइडेन से मिले, लेकिन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से द्विपक्षीय नहीं मिले। दोनों नेताओं में सामान्य शिष्टाचार मुलाकात हुई थी। एससीओ की बैठक में जिनपिंग से नहीं मिले थे मोदी, देखा तक नहीं था जिनपिंग को। गलवान से लेकर लद्दाख तक चीन ने धोखेबाजी की है और भारत ने ड्रैगन की हर चाल को फेल कर दिया है। भारत की सख्ती के बाद चीन बैकफुट पर आ गया है। भारत ने चीन को लगातार कई झटके दिए हैं और भारत ने 2022 में 54 चीनी ऐप्स बैन कर दिए थे। 2020 से अब तक 270 से अधिक चीनी ऐप बैन कर दिए गए। राफाल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल किया है भारत ने, यानी भारत जानता है कि आखिर कैसे निपटना है। लेकिन मैं आपको बताऊं
कि कैसे दरअसल जिनपिंग जो है, कैसे जिनपिंग सभी को धमका रहे हैं, सारे देशों को धमकाते हैं और देश डर भी जाते हैं। यह देखने को कब मिला? जब बाइडेन खुद वहां जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे। बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात, सोर्सेस से आपको बता रहा हूं, 2 से 3 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई है। कैसे धमकाते हैं देखिए जरा। 3 साल से विश्व मंच से गायब रहे जिनपिंग और तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद नजर आए। G20 में धमक दिखाना चाहते थे जिनपिंग, अपना रौला दिखाना चाहते थे। चीन की धमकी की आदत बहुत पुरानी है। पड़ोसी देशों से चीन का टकराव हमेशा रहा है, कोई अड़ोस पड़ोस का देश बचा नहीं। ताइवान को लेकर धमकी देता रहा है चीन। अमेरिका ताइवान के पक्ष में खड़ा रहा है और अमेरिका को भी चीन की गीदड़ भभकी मिली। ताइवान में विदेशी दखल पर एक्शन हुआ है और अपना वन बेल्ट वन योजना को फैला रहा है चीन। पड़ोसी देश के बंदरगाहों पर कब्जा किया है चीन ने। कई देशों को अरबों डॉलर का कर्ज देकर अपना गुलाम बना लिया। कर्ज के जाल में फंसाकर मनमानी की है। श्रीलंका का हम्बन टोटा अब चीन का है क्योंकि कर्ज दिया था। तानाशाह जिनपिंग दुनिया के लिए इस वक्त खतरा बने हुए हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर जिनपिंग जो कर रहे हैं, जिनपिंग अपने देश में तो तानाशाह हो गए हैं, लेकिन दुनिया कैसे हैंडल करेगी? हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट AK सिवात जुड़ रहे हैं। सिवात साहब, दुनिया आखिर कैसे हैंडल करेगी इस जिनपिंग तानाशाह को, जिस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया है? ये तो टाइम ही बताएगा, मगर ये सच्चाई है। क्वाड से उनका जो एक प्रकार से काफ़ी डर है उनको, और मगर वो अपना एग्रेसिव पोस्चर इंडो पैसिफिक में करते रहेंगे और ये एक चिंता का विषय है। छोटे छोटे देश जो हैं वो अभी काफ़ी एक प्रकार से डरे हुए हैं। चाहे वो अभी आप जापान ले लें या साउथ कोरिया ले लें या ऑस्ट्रेलिया ले लें, उनको भी कहीं ना कहीं ये डर है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया या चीन से। तो ऐसे में ये सारी कुछ ऐसा होगा अभी कि वहाँ पर ये सारी देशें, स्पेशली साउथ कोरिया और जापान, वो भी एक प्रकार हथियार खरीद के अपने आप को ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर ये जिनपिंग से निकल कर आते हैं और प्रधानमंत्री के तोहफों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने गिफ्ट दिया है सुनक को। क्या गिफ्ट दिया है बाइडेन और सुनक को, आपको बताएंगे। मुलाकात की, बाइडेन से मुलाकात हुई। अगली तस्वीर दिखाइए। ऋषि सुनक से मुलाकात हुई ब्रिटेन के PM से। सबके लिए प्रधानमंत्री तोहफे लेकर गए थे और क्या तोहफा दिया, देश की संस्कृति की झलक भी दिखी उन तोहफों में, सनातन धर्म की झलक भी दिखी। अगली तस्वीर दिखाइए। इटली के PM से भी मुलाकात की उन्होंने और गिफ्ट जो दिए वो दिखाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये गिफ्ट प्रधानमंत्री ने दिए हैं जिन नेताओं से मिले, वर्ल्ड लीडर्स को ये गिफ्ट दिए, जिसमें भारतीय संस्कृति की छाप है। दिखाता हूं मैं आपको कि आखिर बाइडेन को तोहफे में क्या दिया है, ब्रिटेन के PM को क्या दिया है गिफ्ट में। ये सब G20 में प्रधानमंत्री ने गिफ्ट किए। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये बाइडेन को दिया है। ये मोदी ने बाइडेन को राधा कृष्ण का चित्र दिया है और हिमाचल के कांगड़ा के चित्रकारों ने इसे बनाया था। इसमें जो श्रृंगार रस और प्राकृतिक प्रेम का चित्रण किया गया है, ये बाइडेन को दिया। पेंटिंग में सिर्फ प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये ऋषि सुनक को दिया है, जो कि हिंदू प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक को देवी मां की पेंटिंग दी है PM मोदी ने। ये देवी मां की पेंटिंग है और ये गुजरात की एक हस्त निर्मित कपड़ा है जो ऋषि सुनक को PM मोदी ने दिया है। इसमें देवी मां का चित्र बना हुआ है जो आप देख पा रहे हैं और नवरात्रि के समय इसे मंदिर पर चढ़ाया जाता है, वो प्रधानमंत्री ने ऋषि सुनक को दिया है। अब आप देख रहे हैं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी को पाटन पटोला स्कार्फ गिफ्ट किया है। ये जो स्कार्फ आप देख रहे हैं, ये स्कार्फ आगे और पीछे से एक जैसा दिखता है। गुजरात के पाटन की परंपरा का प्रतीक है ये स्कार्फ, और ये स्कार्फ साल्वी परिवार से ने बुना था। ये गिफ्ट किया है प्रधानमंत्री ने। तो ये जो गिफ्ट है प्रधानमंत्री के, ये अपने आप में बताते हैं कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं विदेश में तो कोई विदेशी गिफ्ट नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री कोई भी गिफ्ट दे सकते थे, बहुत महंगा गिफ्ट दे सकते थे, लेकिन ऐसे गिफ्ट देना जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाता भी है और उसकी पहचान, उसकी छाप भी
इन विदेशी नेताओं में छोड़ता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, मैनपुरी में फंसे तो चाचा के घर पहुंचे। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। अखिलेश और योगी के लिए यह चुनाव बड़ा है मैनपुरी का, दोनों मेहनत कर रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग पर अब कैसे तैयारी कर रहे हैं वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उस बाग को अब हम सींचेंगे अपने खून पसीने से, ये शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, तस्वीर दिखाइए प्लीज। वो अखिलेश यादव मिले चाचा से, ये देख रहे हैं अखिलेश यादव, डिंपल बैठी हैं, शिवपाल से मिलने गए। क्यों मिलने गए? क्योंकि शिवपाल नॉमिनेशन में नहीं आए थे। शिवपाल का साथ होना इस चुनाव में जीत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मुलाकात हुई। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं। अब जो बीजेपी ने उतारा है रघुराज शाह के, उन्हें आप देख रहे हैं, जो उन्होंने और उनकी नॉमिनेशन से पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर गए, यानी वो भी मुलायम के चेले। एक तरफ बहू है और बीजेपी ने भी मुलायम के चेले को मैदान में उतारा। अगली तस्वीर दिखाइए, रघुराज ने नॉमिनेशन किया है, ये आप देख रहे हैं रघुराज शाह के, जिन्होंने नामांकन भरा है मैनपुरी से। अगली तस्वीर दिखाइए, और ये आप देख रहे हैं डिंपल को, डिंपल यादव भी नॉमिनेशन फाइल कर चुकी हैं। तो ये जो आप दोनों को देख रहे हैं, आइए ये जो दोनों को आप देख रहे हैं, ये बताने का मकसद ये है कि किस तरह से तैयारी की गई है। मैनपुरी में बीजेपी ने शाह के, रघुराज शाह के को उतारा है, क्योंकि मैनपुरी में शाह के वोटर 2.5-3 लाख हैं, इसलिए बीजेपी भी मैनपुरी को की जीत 2024 से जोड़कर देख रही है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं, क्योंकि